आज के लेक्चर में देखेंगे मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, जो पिछले सेक्शन में हम लोग ख़त्म कर चुके थे, उसके आगे उसमें थर्ड पॉइंट है इक्वलाइजिंग और बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग का क्या मतलब है या फिर इक्वलाइजिंग प्रोसीजर। ये जो बैलेंसिंग या इक्वलाइजिंग प्रोसीजर है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं एकोमोडेशन को कंट्रोल करना है। अब अगर हम बात करें कि ये आई है तो ये टफ होगा मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के टाइम। अगर इस आई को हम ऑक्लूड करते हैं, क्योंकि ये राइट आई है, तो मोनोकुलर में हम लोग बात कर चुके थे कि रिफ्रैक्शन राइट आई में ही करते हैं, लेफ्ट आई को ऑक्लूड करते हैं। अगर ये ऑक्लूड करते हैं तो एकोमोडेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो इसको इक्वलाइज करना है। तो एकोमोडेशन को इक्वलाइज करने के लिए क्या है, बहुत सारा प्रोसीजर है। साइक्लोप्लेजिक से भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें बिना साइक्लोप्लेजिक भी कर सकते हैं। तो अगर हम बिना साइक्लोप्लेजिक का बात करें तो बहुत सारा प्रोसीजर है जिसमें एटलीस्ट पेशेंट को बाइनोकुलर विजन चाहिए। अगर एम्ब्लायोपिया या फिर सप्रेशन हो, डीप सेंट्रल सप्रेशन, तो इक्वलाइजिंग नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट बोथ आई ओपन रखता है और एक आई से, अब ऐसे समझते हैं बोथ आई ओपन है तो एक आई क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा डिस्टेंस को। तो क्या होगा, जैसे ही डिस्टेंस देखेगा, तो डिस्टेंस मतलब 20 फीट, 20 फीट तो फिक्स है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, दूसरा फ्यूजन के थ्रू स्टेबलाइज कर लेगा एकोमोडेशन को। मतलब अभी जो रिफ्रैक्शन आने वाला है वो इक्वल आएगा, मैंने परफेक्ट आएगा। ऐसा हो सकता है। सेकेंड केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पेशेंट को हम किसी, ऐसा भी कर सकते हैं साइक्लोप्लेजिक दे दो। अगर साइक्लोप्लेजिक नहीं देते हैं तो जो अभी बताएं, तो इसमें क्या है, एक अल्टरनेटिव ऑक्लूजन देखते हैं। इसमें अल्टरनेटिव ऑक्लूजन में क्या है, ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू बैलेंसिंग आसानी से हो जाता है। तो अल्टरनेटिव ऑक्लूजन, इस प्रोसीजर में क्या है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अल्टरनेटिव ऑक्लूजन में पेशेंट का मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन पहले से हो चुका है, आई मीन कर लिया जाएगा। तो पहला मतलब मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा बोथ आई ओपन। सेकेंड प्रोसीजर बी बोथ आई ओपन। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। थर्ड में क्या करेंगे, पेशेंट का जो बेस्ट विजुअल एक्यूटी होगा वो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब पेशेंट का बोथ आई ओपन है, इसका मतलब है कि ये अब मोनोकुलर रिफ्रैक्शन नहीं रहा, अब ये बाइनोकुलर रिफ्रैक्शन में मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का बैलेंसिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि बोथ आई ओपन है तो बाइनोकुलर हो गए। हाँ, ये वो आगे देखेंगे, बाइनोकुलर रिफ्रैक्शन अलग होती है, बट यहाँ पे इक्वलाइजिंग जो बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन को रेस्ट स्टैटिक्स बना रहे हैं। स्टैटिक करने के लिए क्या हो रहा है कि बोथ आई ओपन है, मतलब मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में बाइनोकुलर रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये आई को कंट्रोल हो जाए। अब क्या है, मोनोकुलर और सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हो चुका है, मतलब दोनों आई का हो चुका है ऐसा। अब आगे थर्ड में क्या करेंगे कि जो पेशेंट का विजुअल एक्यूटी है, वो पेशेंट विजुअल एक्यूटी देखेगा। अब पेशेंट जब विजुअल एक्यूटी देखेगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी केस में पेशेंट का विजुअल एक्यूटी पुअर हो, बराबर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। कहने का मतलब अगर विजन पुअर है तो विजन पुअर का इन द सेंस ये है कि जिस आई में विजन पुअर होगा, पेशेंट को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, विजुअल एक्यूटी सीन करेगा पेशेंट नियर अबाउट थ्रेशोल्ड। नियर अबाउट थ्रेशोल्ड मतलब जो विजुअल एक्यूटी उसका वो इस आई के लिए करेक्ट है, मतलब आफ्टर मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जो विजन जिस आई में उसका आया है वो देखेगा पेशेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इफ़ और बट का साइन आ जाता है। तीसरा, अब इसका एक सब्सिडरी पॉइंट देखते हैं। इफ़ विजन पुअर, इफ़ विजन पुअर किस आई में मैटर नहीं करता, चाहे राइट आई में भी हो सकता है, लेफ्ट आई में भी हो सकता है। अगर विजन पुअर है तो पेशेंट का जो थ्रेशोल्ड विजन होगा उससे दो लेटर मतलब 2 रॉ, जो स्नेलेंस वैल्यू जो चार्ट दिए होंगे ना, उसको रीड करने के लिए, चाहे कोई भी चार्ट हो, उससे मान लो कि अगर सपोज पेशेंट का एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर पेशेंट का विजुअल एक्यूटी 6/6 है,
या फिर 6/9 है तो पेशेंट कौन सा देखेगा, 6/18 देखेगा, मतलब 2 रॉ ऊपर, तो बीच में 6/12 है तो 6 बाई ऊपर स्लाइड करेगा थोड़ा सा, यानी 2 रॉ, 1 और 2, यानी ये वाला विजन देखेगा, क्योंकि ये तो इसका करेक्शन के बाद आ चुका है। अगर 6/9 विजुअल एक्यूटी ऑफ पुअर आई है तब, ये पूरा आई है तब का बात बता रहे हैं, ये 2 रॉ ऊपर देखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पेशेंट को अल्टरनेट ऑक्लूजन करेंगे। अल्टरनेट ऑक्लूजन करेंगे मतलब पहले लेफ्ट आई को ऑक्लूड करेंगे, राइट आई से देखेगा, फिर राइट आई को ऑक्लूड करेंगे, लेफ्ट आई से देखेगा, ये इसको बोलते हैं अल्टरनेट ऑक्लूजन करना। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट तक क्लियर है। 4th पॉइंट देखते हैं क्या है। 4th पॉइंट ये होगा कि अगर पेशेंट कहता है या फिर पेशेंट ये डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि उसको किसी एक आई में क्लियर दिख रहा है, इफ़ सीन क्लियर एनीवन मतलब कि कोई भी आई में, एनीवन आई में, किसी भी आई में अगर वो नोटिस कर पाता है कि वो क्लियर दिखता है, तो 5th पॉइंट क्या होगा वो देखते हैं। तो अब 5th पॉइंट यहाँ यूज करते हैं। तो वो अगर नोटिस किया कि किस में है क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छी बात कैसे, अब देखते हैं 5th का आप सब पॉइंट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बना था 3 का, वैसे 5th का आप सब पॉइंट। 5th का सब पॉइंट क्या होगा वो देखते हैं। इफ़, अब इसमें 2 बातें हैं, पेशेंट जिस आई में कह रहा है कि क्लियर दिख रहा है, अब इसमें 2 बातें ये है कि दोनों पॉइंट हम लोग यहाँ ऐसे सेपरेट लेंगे, क्लियर आई, पुअर आई, पुअर आई। ये जब क्लियर आई है तब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, क्लियर आई है अगर दिख रहा है, अगर पता चल जाता है एग्जामिनर को, तो ये अच्छी बात होगा उसके लिए कि वो +0.25 डी स्फेरिकल उस आई में पुट करें। यहाँ पे लिख देते हैं पुट करेगा, ठीक है। पहला केस ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये भी सॉरी पेशेंट पे नहीं, ये पेशेंट के आई के रिफ्रैक्टिव एरर पे डिपेंड करता है, और ये एग्जामिनर के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो जो क्लियर आई पेशेंट बोला है उसमें +0.25 डी स्फेरिकल रख दें, ताकि क्या होगा कि इमेज स्लाइटली ब्लड हो जाए। और ब्लड क्यों करना चाह रहे हैं, इसके इक्वल करना चाह रहे हैं। इक्वल मतलब इस आई में जितना विजन है पुअर आई में, उसके इक्वल करना चाहते हैं 0.25 रखने से। क्लियर है। हाँ, कभी कभी होता है लैटेंट हाइपरोपिया में क्या होता है कि ये 0.25 उतना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो 0.5 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड केस ऐसा देखते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें 0.25 ना रखो, ये आई तो क्लियर दिख ही रहा है, ये तो पहला केस है, फर्स्ट केस। अगर सेकेंड केस देखें, 5 पॉइंट के अंदर है सेकेंड केस देखें, ये क्लियर आई में +0.25, ऐसा भी कर सकते हैं पुअर आई में -0.25 डी स्फेरिकल रख दो, ऐसा भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अभी इससे क्लियर दिख रहा था तो अब इससे भी क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये ज़्यादा प्लस होने की वजह से ही नहीं दिख रहा होगा इस आई में, क्योंकि पूरा आई के रिफ्रैक्टिव एरर जो भी हो, मोनोकुलर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आप जो भी फाइंड आउट किए हो, ये मैटर नहीं करता। ये आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी सेम कंडीशन, जैसे इसमें ऑकुलर रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से अगर लैटेंट हाइपरोपिया जो भी हो, उसके अगर ये 0.25 से नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि ब्लड दिख रहा है अब, तो और ब्लड बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बराबर ब्लर करना है इसको। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 0.25 से अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो और इसको थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, -0.25 और देंगे तो -0.5 हो जाएगा, तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। ऐसा कर, अब क्या करेंगे, ऑक्लूड करके वही सेम अल्टरनेटिव ऑक्लूड करेंगे। इसमें पेशेंट को ये पता चल रहा होगा कि अगर पेशेंट कहता है कि हाँ अब वो डिस्क्रिमिनेट अगर नहीं कर पा रहा है, आई मीन दोनों आई का विजुअल एक्यूटी बराबर हो गया, मतलब वो अब अल्टरनेट ऑक्लूजन करने पे फ़र्क नहीं पड़ रहा उसे कि ये आई ऑक्लूड कर रहे हो और ये ओपन है, या फिर ये आई ऑक्लूड कर रहा है ये ओपन है, इन दोनों में से अगर वो फाइंड आउट नहीं कर रहा, मतलब बैलेंसिंग हो चुकी है। अब एक केस और ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेशेंट कभी कभी बिल्कुल माइन्यूट सम सिलेंडर की वजह से वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिस्क्रिमिनेट करता है थोड़ा सा, तो उस केस में आप क्या करो कि पॉजिटिव वाले पे ही रुक जाओ, थोड़ा पहले वाले पे ही, मतलब हल्का भी माइन्यूट आया तो उसी रिफ्रैक्शन उसी पावर पे रुक जाओ, कोई ज़रूरत नहीं ओवर माइनसिंग करने की, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये और एक बात, इस वाले पार्ट में ओवर माइनसिंग से बचना है। ओवर माइनसिंग करने का मतलब है ज़्यादा डिफॉगिंग नहीं कर देना है। ज़्यादा डिफॉगिंग करने का मतलब जब हम प्लस लेंस रखते हैं तो इमेज रेटिना के आगे बन रहा होता है, यानी आर्टिफिशियली मायोप पेशेंट हो रहा होता है,
तो आर्टिफिशियली मायोप जब हो रहा होता है तो ज़्यादा जब माइनस की ओर जाएंगे हम लोग तो हो सकता है वो पीछे चला जाए, तो ऐसा नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये प्रोसीजर है, फॉलो हम लोग कर सकते हैं अल्टरनेट ऑक्लूजन में। अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि बहुत को ये नहीं समझ में आ रहा है ये अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, ये इसी में +0.25 क्यों रख रहे हैं, पुअर आई में -0.25 क्या रखना है। तो एक ऐसा देखते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं नॉर्मल, कोई ज़्यादा इसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे हम। नॉर्मल एग्जाम्पल ऐसा समझो, सिंपल सी बात है कि अगर ये सब टर्म हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है, हो सकता है जिन्हें समझ में आ गई अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आई उसे और भी अच्छी बात है। अब वो हम लोग ऐसे देखेंगे, सपोज मानो कि हमारे पास एक जीन्स है, जीन्स है, ये जीन्स है, ये जो जीन्स है अब और ये आई है, ऐसा रिलेट करने के लिए हम बस एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये आई है, ये आई है, ये है, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये आई है, ये पेशेंट का राइट आई, ये पेशेंट का लेफ्ट आई। ये जस्ट एग्जांपल है, ये कोई टर्म नहीं है, बस अल्टरनेटिव ऑक्लूजन को समझाने के लिए, उन लोगों के लिए जो उस टर्म में ना समझ पाए। एक बात बताओ, सपोज मानो इसमें विजुअल एक्यूटी बहुत ही अच्छा है, विजुअल एक्यूटी बहुत ही अच्छा, और इसमें विजुअल एक्यूटी आई मीन गुड ऐसे लिख सकते हैं, इसमें पुअर है। अब ये विजुअल एक्यूटी अगर पुअर है तो आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो कि ये आपका जीन्स है, कुछ दिन बाद ये जीन्स यहाँ से फट चुका है, मतलब टीयर, ऑर्डन टीयर हो चुका है, तो फट गया, तो आपके पास दो ऑप्शन है, जैसा अभी हम बताएं कि अगर ब्लड दिख रहा है या क्लियर दिख रहा है तो इसमें आप दो ऑप्शन कर सकते हैं, 5th पॉइंट का, तो 5th पॉइंट का ही ऑप्शन लेते हैं। कहने का मतलब है कि दो ऑप्शन है। अगर आपका जींस लेफ्ट लेग, ये जो लेफ्ट है और ये जो राइट लेग है, अगर लेफ्ट लेग फट चुका है जींस, तो आप ये कर सकते हो कि गुड, अब यानी ये गुड है, इसको आप गुड आई मानो और इसको पुअर आई मानो, तो ये फट गया है, तो आपके पास दो ऑप्शन, ना तो पहले वाले को भी फाड़ो, मतलब पहले वाले में +0.25 रखो स्फेरिकल, ये बस समझने के लिए, पहले वाले को भी फाड़ो मतलब 0.25 रखो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इसको माइनस करो, कहने का मतलब है कि इसको, मतलब ये जो फटा हुआ है इसको माइनस करो, मतलब माइनस रखो ताकि ये इसके बराबर क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ब्लड दिख रहा है तो माइनस करने से इसके बराबर क्लियर दिखना चाहिए। तो अगर इसको बराबर करने के लिए ऐसा हो सकता है कि जब हम इसको रख रहे होंगे तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को भी फाड़ेंगे, ये जो जींस ऐसे फटा हुआ है इसको भी ऐसे फाड़ देंगे, तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। इस जरूरी नहीं है कि जिस ये कैसे फटा फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है आप गिर गए हो या फिर चलो आप स्टाइल के लिए फाड़े ही हो, आप फाड़े हो मानो, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे लेग को जब आप फाड़ने जा रहे होगे पैर को, मतलब ये जीन्स का जो कॉटन को, तो हो सकता है ज़्यादा फट जाए। तो ये कहने का ये मतलब है कि जब आप इसको नीचे ला रहे होगे तो हो सकता है कि ये इससे ज़्यादा बेकार हो जाए। पहला सेकंड केस। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गुड है, मतलब इसमें जब आप +0.25 रखे तो हो सकता है आप एक काम करो, इसमें एक यहाँ पे लोगो लगा दो किसी तरह से, जिसे रफू भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, लोगो लगा दो। तो क्या इसे यहाँ भी लोगो लगा दो, आप लोगो लगा सकते हो आसानी से। तो ये है आपके पास दो ऑप्शन है, ना तो लोगो लगा दो मतलब +0.25 रख दो, तो दोनों झप जाएगा बराबर, मतलब ये जो टर्न एक नया स्टाइल भी बन जाएगा। और अगर इसको फाड़ने जाओगे, मतलब ओवर जब अगर ये अगर माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब ये पहले से फटा हुआ, अगर इसको भी फाड़ने जा रहे हो आप, तो क्या ज़्यादा अगर फट गया, उसी स्टाइल में नहीं फट पाया, तो अब ये बकवास दिखेगा। अलग बात है अभी मॉडर्न युग में एडवांस है, बट एक टाइम थी कि जब लोग अच्छे जीन्स पहना करते थे, ये इस टाइप की नहीं, तो उस समय क्या है कि ये ज़्यादा फट जाएगा, मतलब ज़्यादा माइनसिंग हो जाएगी ये, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो ये बस एज ए एग्जाम्पल, इसीलिए आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जैसे ओवर माइनसिंग भी कंट्रोल में रह सकता है। तो ये अल्टरनेटिव ऑक्लूजन का एक छोटा सा जिस्ट के फॉर्म में एज ए हम लोग देखें, तो ये क्लिनिकल प्रोसीजर में आप नॉर्मली यूज कर सकते हो। अब